औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे बेटा आज एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ मैं खड़ा हूँ। चैप्टर नंबर 2 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर का पर्टिकुलरली ये लेक्चर नंबर 7 है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी एंट्री टेस्ट प्रिपरेटरी क्लासेस के सिलसिले में। और अगर आपको याद हो तो आपका जो पिछला लेक्चर मैंने ख़त्म किया था यानी लेक्चर नंबर 6 इस चैप्टर नंबर 2 का, उसमें हमने जनरल गैस इक्वेशन के दोनों फार्मूलाज ड्राइव किए थे। हमने PV = nRT फार्मूला ड्राइव किया था और उसका जो सेकंड एक्सप्रेशन था P1V1/T1 = P2V2/T2, ये दोनों फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे। इसके अलावा हमने कल के लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हमने PV = nRT का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का वैल्यू भी हमने ड्राइव किया था, कैलकुलेट किया था। फिर वो R का वैल्यू हमने STP पे भी मालूम किया था, वही R का वैल्यू हमने सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स में भी ड्राइव किया था। अब आज सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज आपका जो लेक्चर है इसमें पहले मैं PV = nRT और P1V1/T1 = P2V2/T2 इन दोनों फार्मूलाज पे आपके साथ आपकी किताब के ही चंद प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूं। अब पहला प्रॉब्लम जो आपकी किताब में पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है, इस पे अगर बात हो तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यानी वॉल्यूम आपसे मांगा है, अननोन है आपके पास। गिवन में आपको क्या दे रहा है, गिवन में आपको मास ऑफ नाइट्रोजन गैस 14 ग्राम दे रहा है, गिवन में आपको टेम्परेचर दे रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और गिवन में आपको प्रेशर दे रहा है 740 टॉर। V इज रिक्वायर्ड, प्रेशर 740 टॉर गिवन है, इसको आपने एटमॉस्फेयर में लाना है लाजमी, क्योंकि PV = nRT में जो R के साथ प्रेशर का यूनिट अटैच है वो एटमॉस्फेयर है। तो लाजमी जब भी आप PV = nRT अप्लाई करने जाओगे आपका प्रेशर लाजमी कन्वर्ट होगा टॉर से एटमॉस्फेयर में, और टॉर से एटमॉस्फेयर लाने के लिए आपने जो भी गिवन प्रेशर होगा टॉर में उसको 760 से डिवाइड कर देना है। तो 740 divided by 760 you will get the answer in atmosphere which is about 0.974 atmosphere. नंबर ऑफ मोल आपने मालूम करने, गिवन मास नाइट्रोजन का आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इसका होता है 28 ग्राम, 14 को 28 से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल आपको मिलेंगे 0.5 मोल। R का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है along with all the units। टेम्परेचर आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाय एडिंग 273 यू हैव मेड इट 293 केल्विन। ये आपका P हो गया, N हो गया, R हो गया, T हो गया, V इज रिक्वायर्ड। सो सिंपली द फार्मूला अप्लाइड विल बी PV = nRT। सो इफ PV = nRT then V will be equal to nRT/P। अब आपने N का वैल्यू रखा 0.5, आपने R का वैल्यू रखा 0.0821, आपने टेम्परेचर रखा 293 केल्विन, आपने प्रेशर रखा 0.974 एटमॉस्फेयर। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके जब डिवाइड हुई तो पता चला कि वॉल्यूम गैस का आपको मिला 12.345 dm³। सो बेटा ये पहला प्रॉब्लम PV = nRT से रिलेटेड पेज नंबर 44 आपकी किताब में से। सेकेंड प्रॉब्लम जो कि पेज 45 पे गिवन है, उसकी स्टेटमेंट कहती है अ सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये प्रॉब्लम बताता चलूं उसी प्रॉब्लम की कंटिन्यूटी है। देखिए वहां पे भी टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पे भी टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिला हुआ है। यहाँ पे प्रेशर आपका 740 टॉर था, ये प्रेशर भी आपको 740 टॉर दिया है। वहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस की बात हो रही थी, यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है। ये जो कह दिया इसने सर्टेन मास, तो वो सर्टेन मास यहाँ पे आपको बता दिया था 14 ग्राम नाइट्रोजन के। तो अब वही सवाल कंटिन्यू किया है कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज करके ना। कह रहा है नाइट्रोजन गैस का मखसूस मास आपने लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, 740 टॉर प्रेशर के ऊपर, और वॉल्यूम उस वक्त गैस का आपको मिला था 12.345, वही वॉल्यूम जो आपने पिछले प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया हुआ वो आपको बतौर V1 दे दिया। आपको T1 दे दिया,
आपको P1 दे दिया, आपको V1 दे दिया, आपसे V2 मांगा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, एक वॉल्यूम आपको दिया है, दूसरा वॉल्यूम आपसे मांग रहा है, V2 मांग रहा है। दैट इट विल ऑक्यूपाई एट STP, यानी इसमें एक लफ्ज में आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आ गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो आपने V1 रखा, आपने T1 रखा, आपने P1 रखा, P2 आपका स्टैंडर्ड प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेयर, टॉर में अगर पहला प्रेशर था तो उसको भी टॉर में लिखोगे 760 टॉर, T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि केल्विन में 273, रिक्वायर्ड आपके पास है V2। अब V1 है, T1 है, P1 है, P2 है, T2 है, V2 रिक्वायर्ड है। यानी अब आपका जो फार्मूला अप्लाई होगा बेटा वो जनरल गैस इक्वेशन का सेकंड फॉर्म, और वो होगा P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। अब अगर P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2 और आपसे V2 मांग रहा है तो V2 बराबर आएगा P1V1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा T2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा P2। तो आपका V2 बराबर P1V1 T2 अपॉन T1 इंटू P2। तमाम वैल्यूज बमाई यूनिट्स के मैंने रखे, टॉर टॉर के साथ कैंसिल, केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल, dm³ बचता है जो कि वॉल्यूम का यूनिट है। आपने ऊपर वाले तमाम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करने, नीचे वाले वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन बाय डिवाइडिंग दीज वैल्यूज विद दीज टू वैल्यूज द आंसर यू विल हैव V2 इक्वल्स टू 11.12 dm³। तो बेटा ये प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने आपसे डिस्कस किया जो कि PV=nRT पे बेस्ड था। प्रॉब्लम नंबर 2 हमने डिस्कस किया जो कि P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2 पे बेस है। अब ये दोनों प्रॉब्लम अच्छे तरीके से देखिएगा, आपके एंट्री टेस्ट में भी इस तरह के प्रॉब्लम PV=nRT पे आते रहते हैं अक्सर। बात असल में ये है कि स्टेटमेंट सवाल की जब समझ में आ जाए तो जवाब आपके पास MCQs की सूरत में ऑप्शंस में मौजूद होते हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हो। तो मूविंग अहेड, अब आपको नेक्स्ट गैस लॉ पे मैं लेके चलूंगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Dear students, our next topic which I am going to discuss right now with you people is the Graham's law of diffusion. बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, थॉमस ग्राहम नामी साइंटिस्ट था जिसने 1881 में 1881 में इंट्रोड्यूस किया। इसने दरअसल मुख्तलिफ गैसेस के साथ कुछ तजुर्बात किए। What he did in his experiments, he kept different gases, 2, 3, 4 different gases under same conditions of temperature and pressure। आप इसको STP भी समझ लो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मुख्तलिफ गैसेस को रख दिया। एंड देन ही ऑब्जर्व द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दोज गैसेस। इसने उन तमाम गैसेस को टेम्परेचर प्रेशर की सेम कंडीशन पे रख के उनके रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी किया। अब इसको क्या पता चला इस तजर्बे की बुनियाद पे कि भाई जो वजन में हल्की गैस थी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा तेज़ था और जो वजन में भारी गैस थी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम था। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप किसी रेस के मैदान में चंद लोगों को दौड़ाओ तो जो वजनी आदमी होगा वो फिनिशिंग लाइन तक सबसे आखिर में पहुंचेगा और जो हल्का फुल्का वजन का बंदा होगा, जो स्लिम स्मार्ट होगा, कम वजन रखता होगा, वो तेज़ दौड़ेगा, फिनिश लाइन को पहले क्रॉस करेगा। बिल्कुल वैसे ही इसने भी ये मुशाहिदा किया, इसकी ऑब्जर्वेशन में भी ये बात आई कि 2, 4, 5, 8 मुख्तलिफ गैसेस को सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे रख दो और उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को ऑब्जर्व करो तो क्या पता चलता है कि लाइटर गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली देन दी हैवियर वन। जो हल्की गैस होगी वो जल्दी डिफ्यूज होगी बनिस्बत भारी गैसेस के। अब अपने इस मुशाहिदे को, अपनी इस ऑब्जर्वेशन को एक बयानी की सूरत में इसने नाम दे दिया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का।
बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट अगर प्रॉपर वर्ड्स में डिफाइन किया जाए इसको, तो हम कहेंगे कि अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तमाम गैसेस को टेम्परेचर प्रेशर की सेम कंडीशंस पे रखते हुए हमें क्या पता चला कि रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। यानी गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन का दारोमदार उनकी डेंसिटीज के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स है। बेटा जो भी चीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर रूट में ली जाती है, अंडर रूट में ली जाती है, तो वो और घट जाती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप 9 का अंडर रूट ले लो तो ये आपको जवाब 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर आप 64 का अंडर रूट ले लो तो जवाब आपको 8 मिलेगा। अगर आप 4 का अंडर रूट ले लो तो जवाब आपको 2 मिलेगा। तो स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेने से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको वैल्यू और घट के मिलती है। तो ये कहता है कि भाई गैसेस की डेंसिटीज का स्क्वायर रूट, यानी जितना डेंसिटीज कम करते चले जाओ रेट ऑफ डिफ्यूजन उससे इनवर्स चलेगा, डेंसिटीज कम होती चली जाएंगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। और अगर डेंसिटीज बढ़ाते चले जाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटता चला जाएगा। तो अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज ऑफ गैसेस। इसको आप सिंबॉलिकली लिखोगे तो R is proportional to 1 upon under root D when pressure and temperature are kept constant. Now this R is the rate of diffusion of the gas while D is the density of the gas. अब जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि भाई 2, 4, 5, 8 मुख्तलिफ गैसेस की बात की गई, तो यहां पर हम अगर 2 मुख्तलिफ गैसेस की बात करें तो यही रिलेशनशिप गैस नंबर 1 के लिए आप लिखोगे R1 is proportional to 1 upon under root D1, और यही रिलेशनशिप गैस नंबर 2 के साथ लिखोगे तो R2 is proportional to 1 upon under root D2. So for 2 different gases this relationship can be mathematically written as R1 proportional to 1 upon under root D1 and R2 proportional to 1 upon under root D2. अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप दोनों में से हटा दो तो कांस्टेंट के आ जाता है। अब आप इस तरफ डायरेक्ट मैंने क्या किया, एक स्टेप बचा के मैंने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के R1 की वैल्यू लिख दी K अपॉन अंडर रूट D1 और R2 मुझे मिलेगा K अपॉन अंडर रूट D2। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ये फॉर गैस 1, ये फॉर गैस 2। अब हमने क्या करना है, दोनों गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है। तो मैथमेटिकली जब 2 चीजों को आप कंपेयर करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड को आप डिवाइड करोगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को आप डिवाइड करोगे राइट हैंड साइड के साथ। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड था R1, डिवाइड हुआ इसकी लेफ्ट हैंड साइड R2 के साथ। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड K अपॉन अंडर रूट D1, डिवाइड हुआ इसके राइट हैंड साइड के साथ K अपॉन अंडर रूट D2। अब बेटा R1 इक्वल्स टू K अपॉन अंडर रूट D1 वो आपने खोल के पूरा लिखा। इसको आपने जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला गया, न्यूमरेटर आपका नीचे आ गया। K के साथ कैंसिल हो जाता है, आपको क्या मिलता है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। ये आपका मेन फार्मूला बना for the Graham's law of diffusion। यहां पर R1 is the rate of diffusion of gas 1, R2 is the rate of diffusion of gas 2, D1 is the density of gas 1 while D2 is the density of gas 2। अब आप देखो हमारी स्टेटमेंट में कह रहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो आप देखो R1 आपका ऊपर है तो अंडर रूट D1 आपका नीचे है, ये इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है। इसी तरीके से R2 अगर नीचे है तो अंडर रूट D2 ऊपर है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। सो गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन उनकी डेंसिटीज के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। ये आपका मेन फार्मूला बना जो कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आपको मिला। अब डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, D इक्वल्स टू m ओवर v, यानी D का दारोमदार डायरेक्ट होता है मास पे ना। तो चूंकि डेंसिटीज गैसेस की उनके मॉलिक्यूलर मासेस के साथ डायरेक्ट, लिहाजा D हटा के आप m भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मासेस भी लिख सकते हो। यही फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1 वेयर M1 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1, M2 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2।
बेटा यहाँ पे आपको बताता चलूं कि दिस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एमडी कैट टेस्ट। तकरीबन हर साल, नहीं तो एक साल छोड़ के अगले साल में इस पर प्रॉब्लम जरूर आता है, इस पर एमसीक्यू जरूर आता है। और इन दोनों फार्मूलाज में से आज तक ज्यादातर जो फार्मूला आपका एमडी कैट के टेस्ट में आता रहा है, जिसमें प्रॉब्लम आते रहे, वो ये वाला फार्मूला था, R1/R2 इक्वल्स टू √M2/M1। तो इस पे आपकी किताब में भी काफी सारी एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हम भी अभी क्या करेंगे, इस फार्मूला पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी किताब के हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस फार्मूला की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होनी चाहिए आप लोगों की, ताकि आपको अगर इस साल भी टेस्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अच्छे तरीके से कर सको। Dear students, let's do some problem work on Graham's law of diffusion। बेटा आपकी किताब के पेज नंबर 47 पे ये प्रॉब्लम आपको गिवन है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि दो गैसेस आपके पास मौजूद हैं, एक गैस A, एक गैस B। दोनों गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो, तनासुब आपको बताया गया है 1.5:1, यानी RA/RB you have been given as 1.5:1। आपको इन दोनों गैसेस में से गैस A का मॉलिक्यूलर मास बता रहा है 16, आपसे गैस B का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है कि भाई बताओ गैस B का मास कितना बनेगा। जब मास पूछने की बात आई तो डेफिनेटली फार्मूला आपका R1/R2 इक्वल्स टू √M2/M1 वाला अप्लाई होगा। आपके पास RA/RB का वैल्यू 1.5/1 है। आपके पास मास ऑफ गैस A 16 मिला हुआ है, आपने मास ऑफ गैस B मालूम करना है। फार्मूला यू विल हैव RA/RB इक्वल्स टू √MB/MA। रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ मास के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशनशिप इनवर्स है। जनाब RA/RB आपके पास मौजूद था 1.5/A, MB आपको रिक्वायर्ड था, 16 was the mass of gas A given to you। अब आपने ये अंडर रूट साइन करना है कैंसिल। तो बेटा इस अंडर रूट साइन को कैंसिल करने के लिए मैथमेटिकली आपने दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर कर देना है और राइट साइड पे भी स्क्वायर कर देना है। सो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर लिया तो ये पूरा टर्म आपका स्क्वायर में आ गया और ये पूरा टर्म आपका स्क्वायर में आ गया। इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट का साइन आपका कैंसिल हो जाता है। 1.5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 2.25, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अंडर रूट साइन कैंसिल होके MB/16 ये आपका आजाद हो गया, बाहर आ गया। अब आपकी होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.25 के साथ, MB मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो मास ऑफ गैस B आपको मिल गया 36 AMU। तो इस तरह से अगर दो गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन आपको गिवन है, किसी एक गैस का मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर मास आप मालूम कर सकते हो। बेटा इसी पे दूसरा प्रॉब्लम है जो कि किताब के पेज नंबर 48 पर गिवन है। अगर इसमें देखा जाए तो कह रहा है कि कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस। किताब की 48 पेज पे ये एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल आपकी हुई हुई है, यानी आपसे रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मांगा। मास ऑफ हीलियम आपको याद होना चाहिए 4 AMU, मास ऑफ SO2 आपने खुद बनाना है, सल्फर इज 32, 2 ऑक्सीजन आर 32, सो 32 + 32 मेक्स 64, टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 गैस विल बी 64। आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है, रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ SO2 इक्वल्स टू अंडर रूट मास ऑफ SO2 अपॉन मास ऑफ हीलियम। मास ऑफ SO2 इज 64, मास ऑफ हीलियम इज 4। बेटा 64 का अंडर रूट 8 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, यू गॉट 8/2। 8/2 को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे यू विल हैव द आंसर 4/1। अब आप देखो
इस फार्मूला से भी आपका पता चल जाता है कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन किस तरह से मॉलिक्यूलर मास के साथ या डेंसिटी के साथ इन्वर्स है। जो गैस वजन में भारी थी SO2 जिसका मास 64 था, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको 1 मिला, और जो गैस वजन में हल्की थी हीलियम, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको 4 मिला। यानी मतलब ये कहने का कि जितनी देर में कंटेनर में SO2 गैस एक बार डिफ्यूज होगी, उतनी देर में हीलियम गैस 4 बार डिफ्यूज हो जाती है ड्यू टू लाइटर मास। तो ये जनाब आपका प्रॉब्लम जो कि आपकी एग्जाम्पल के तौर पे पेज 48 पे था। अब इसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम आपकी किताब की एक्सरसाइज में क्वेश्चन 9B, आपकी किताब की एक्सरसाइज में पेज नंबर 70 के ऊपर क्वेश्चन 9B, इसका एक पार्ट आपका है कि भाई वही दो गैसेस आपको दे रहा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आपसे कह रहा है कि भाई इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कंपेयर करके बताओ कि कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज होगी, कौन सी देर से होगी। बेटा RSO2/RSF6 आपसे मांगा है, मास ऑफ SO2 आपने बनाया 32 फॉर सल्फर, 32 फॉर 2 ऑक्सीजन्स, यू विल हैव 64 एज द टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 गैस। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का मास 32, 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का मास है 19, तो 6 फ्लोरीन मिला के टोटल मास बनता है 114। अब 32 हो गया सल्फर का मास, 6 फ्लोरीन एटम्स का मास हो गया मिला के 114। 32 और 114 आपस में जोड़ो तो आपको सल्फर हेक्साफ्लोराइड का मास बन के मिलेगा 146। फार्मूला रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन रेट ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड इक्वल्स टू अंडर रूट मास ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा 146 का अंडर रूट आपका बनता है 12.08। कैसे? अगर ये पूरा 144 होता, 144 होता, तो एग्जैक्टली आपका अंडर रूट आना था 12। 144 से थोड़ा सा मामूली सा ये ऊपर है, 2 नंबर ये ऊपर है, तो इसका अंडर रूट बनता है 12.08। 64 का अंडर रूट बनता है 8। अब सिंपली आपने क्या कर देना है, आपने 8 का टेबल अप्लाई करना है इस पे। तो 8 का टेबल 12 पे एग्जैक्टली 1.5 टाइम्स लगता है, इस 08 पे 1 लगेगा, तो ये 1.51 अपॉन 1, ये आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन का आंसर आ गया SO2 अपॉन SF6 का। यानी जितनी देर में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस एक बार डिफ्यूज होगी कंटेनर में, उतनी देर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो 1.51 टाइम्स होगा। ये 1.5 गुना ज्यादा तेज फैलेगी बनिस्बत सल्फर हेक्साफ्लोराइड की निस्बत। So the answer, the result will be SO2 gas diffuses 1.51 times faster than SF6 gas। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम वर्क अगर आता है तो आप इस तरह से इनको सॉल्व करोगे, और आप पास्ट पेपर्स खोल के देखो बेटा, आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड दे हैव कम। नाउ इन द एंड आई एम गोइंग टू डू to explain the kinetic molecular theory illustration regarding Gram's law। यानी ग्राम्स लॉ को KMT कैसे समझाती है, ऑन द बेसिस ऑफ KMT आप ग्राम्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करोगे। बेटा कंसीडर 2 डिफरेंट गैसेस, 2 मुख्तलिफ गैसेस which are enclosed in the same vessel separated by a porous membrane। एक सिलेंडर है, एक कंटेनर है, एक वेसल है जिसमें दरमियान में एक सुराखदार दीवार है, एक जालीनुमा दीवार है जिसमें बारीक बारीक से सुराख हैं। ये मैंने पोरस मेम्ब्रेन बना दी, जो डॉटेड लाइन है लाल कलर की, दिस इज अ पोरस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के इस साइड पे आप एक गैस इनक्लोज करो, इस मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पे आप दूसरी गैस इनक्लोज करो। मैंने 2 अलग अलग कलर्स इसीलिए मेंशन किए हुए, इसीलिए यूज किए हैं कि आपको पता चले कि भाई ब्लू डॉट्स जो हैं वो गैस A है, ग्रीन डॉट्स जो हैं वो गैस B है। अब एक तरफ हमने एक गैस रखी थी, दूसरी तरफ हमने दूसरी गैस रखी थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड
and they are in a state of continuous random motion as well. गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत बड़े स्पेसेस भी हैं और वो रैंडमली मूव भी करते हैं. तो बाय डूइंग रैंडम मोशन क्या होगा, गैस बी के पार्टिकल्स इस पोरस मेम्ब्रेन सुराखदार दीवार के थ्रू इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे और गैस ए के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे. इसी तरीके से गैस ए के जो पार्टिकल्स होंगे वो रैंडमली मूव करते हुए पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू गैस बी के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस होगा वो ऑक्यूपाई करेंगे. कुछ देर बाद, मिनटों में, सेकंडों में कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने गैस ए कहाँ रखी थी, गैस बी कहाँ रखी थी. बोथ द गैसेस विल कंप्लीटली इंटरमिक्स्ड विथ ईच अदर, इंटरमिंगल विथ ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. तो याद रखिएगा बेटा कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस is due to the large intermolecular distances and random molecular motion of the gases. So this is the simple explanation of Graham's law of diffusion. ये आपका आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है.